नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी झा ऑफिशियल में। साथियों, पिछली क्लास में मैंने एनसीईआरटी वर्ग 6 के अध्याय 7 के जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसकी चर्चा की थी और जो शेष बिंदु है उसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से उसे देख लें। और आज की जो बिंदु है, वो पहला जो पॉइंट है, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। समझ गए होंगे साथियों, अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। वो बिंदुसार का पुत्र और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। और अशोक ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया और उनके जो ज़्यादातर अभिलेख है उसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। अब अगला टॉपिक है साथियों, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो साथियों, अशोक के द्वारा एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। उसके सम्राट बनने के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध। कलिंग उड़ीसा का एक तटवर्ती इलाका है, तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो अशोक के अभिलेख से मिलती है। तो कलिंग का युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का जो अभिलेख है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि उस अभिलेख में क्या है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध न करें। तो साथियों, इस अभिलेख में आप देखेंगे कलिंग के युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अभिलेख है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं राजा बनने के 8वें साल बाद कलिंग की विजय की। उसमें 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। और उन्होंने कहा कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीतने की कोशिश करते हैं, जीता जाता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं और मारे भी जाते हैं। और इसमें मारे जाने वालों में ब्राह्मण और श्रमण भी होते हैं। आगे वो कहते हैं कि मारे जाने वाले लोगों में उनके सगे संबंधियों होते हैं जो दूसरों को बहुत प्यार करते हैं। दासों और मृतकों के प्रति वो सब दयावान होते हैं और प्रियजनों को खो जाने वाले लोग काफ़ी दुखी होते हैं। इसका वो पश्चाताप कर रहे हैं और इसलिए वो अभिलेख का उत्कीर्ण कर रहे हैं कि भविष्य में उनका जो उनके वंशज है वो भी युद्ध नहीं करेंगे और धम्म की नीति का पालन करेंगे। वो कह रहे हैं कि धम्म के माध्यम से भी लोगों को जीता जा सकता है, उनके दिलों पर राज किया जा सकता है और ये धम्म के द्वारा जो जीत होगी वो बलपूर्वक विजय पाने से कहीं अपेक्षाकृत अच्छा होगा। आगे देखते हैं साथियों, अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और उसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे।
अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अब प्रश्न है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म जो था वो पूजा और कर्मकांड की जो व्यवहारिक पद्धति थी उसके विपरीत था। वो उसकी आवश्यकता नहीं थी उसमें। वो अच्छे अच्छे विचारों को, व्यवहारों की शिक्षा देते थे और प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। और वो ऐसा मानते थे कि राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दें, उसे वो उचित सलाह दें। और अशोक बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित थे। और इनके राज्य में कई प्रकार की जो समस्याएं थी, संवेदनाएं थी। आपस में लोगों में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग थे, इसमें टकराव होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था और अपने धम्म के माध्यम से वो इन चीज़ों को रोकना चाहते थे। अशोक इसके लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देते थे। अर्थात उनको भी वो लोग अभिलेखों को पढ़कर सुनाते थे जो स्वयं पढ़ नहीं सकते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई संदेश शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए ताकि वो दीर्घकालीन रहे, अधिक अधिक दिनों तक लोग उसे सुने और उसको माने। सीरिया, मिस्र, ग्रीस इत्यादि देशों में अपने धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे। यहाँ तक कहा जाए कि पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था इसी के प्रचार प्रसार के लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए और पशुओं के, जानवरों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त साथियों, यहाँ आप एक तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है इसको आप देखिए, इसके विषय में आप जानिए कि ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति है। मूर्ति को आप देखिए, ये बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। मौर्यकाल में जो स्तंभ बने हैं उसका एक हिस्सा है और ये मिले हैं बिहार के रामपुरवा में। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अशोक का संदेश अपनी प्रजा के लिए क्या है, इसे पढ़ते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो साथियों, ये अशोक का संदेश आप देख रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि आप धर्म के लिए अनुष्ठान ही नहीं करें, बल्कि और भी तरीका है। अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं या दूसरे की धर्म की बुराई करते हैं, ये भी गलत है। आप सभी धर्मों को सम्मान दें। इसलिए उन्होंने धम्म पर अधिक बल दिया। और अशोक का जो धम्म था वो यही था कि जो जिस अवस्था में है, जो जिस विचारधारा को मानते हैं वो उसको माने, आपस में टकराव को त्यागें। ये अशोक के धम्म की प्रमुख बातें थी। अब साथियों, यहाँ देखते हैं ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यानी ब्राह्मी लिपि से आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर भाषाएं हैं वो सब ब्राह्मी लिपि से निकली है। आप यहाँ देखिए,
आरंभिक ब्राह्मी में अ को ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी में आप हिंदी में लिखते हैं अ ऐसे, बांग्ला में अ ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में भी अ को लिखा गया है और तमिल में भी लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब ये जो अध्याय है वो समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है और निश्चित रूप से प्रश्नों को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आसानी से बन जाएगा। जो भी हमने चर्चा की है वहीं से ये प्रश्न बनाए गए हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ उपयोगी शब्द है: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम। इन सभी शब्दों की हमने चर्चा कर ली है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से लगभग 2300 साल पहले हुई थी। तो साथियों, यहाँ पर हमारा 7वां जो अध्याय है एनसीईआरटी हिस्ट्री की, वो समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।